Okay. This call is now being recorded. So good morning. Good morning, children. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए तो हम आज टर्म 2 में स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने बच्चों का। और आप लोग कैमरा ऑन करने की अब जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इट इज विजिबल टू यू ना? एवरीथिंग इज विजिबल? यस ओके सर। ओके, चलिए तो ठीक है। मैं अब आपको यस, नाउ इट इज ओके। सो किन्स की थ्योरी कहती है, इनकम डिटर्मिनेशन की एक थ्योरी है जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्विलिब्रियम की बात करती है, जिसको मैंने पहले आपको दिखाया था। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि 45 डिग्री के एंगल पर होता है, स्टैटिक होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी डिनोट करता है। ठीक है, और एक्स और वाई एक्सिस के इक्विलिब्रियम को भी शो करता है, आउटपुट और इनकम की इक्विलिटी को भी शो करता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारा इनकम है। और आप जानते हो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हेलो चिल्ड्रन, हेलो, यस यस सर। सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना बेटा? ओके। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लेसन में आप पढ़ चुके हो बेटा कि जो हमारा इनकम होता है दैट इज ऑल्सो द आउटपुट, वैल्यू एडेड मेथड, एंड दैट इज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज आवर नेशनल इनकम। करेक्ट ना? यही तो होता है ना। अब हम एनएनपी, एफसी और उसके फैक्टर पढ़ने जाते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अगर हम फॉरेन इनकम को इंक्लूड कर लें, नेट को हम इंक्लूड कर लें तो। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ये उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिनोट करता है। इसलिए एएस जो कि वाई एक्सिस पर लेते हैं और एडी हम एडी और एस दोनों वाई एक्सिस पर लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या लेते हैं? आउटपुट। तो दोनों के इक्विलिब्रियम की बात हो गई ना बेटा, आउटपुट। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, मतलब जो हमारे दृष्टिकोण से आप इसे भी सोचो कि जो इनकम है, अगर रेवेन्यू वाले माइक्रो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखो, तो जो इनकम है वही एक्सपेंडिचर है। जो हमारे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो सेल है वही डिमांड है हमारा। गेट पॉइंट? जो सेलिंग है वही डिमांड है, अगर होल्डिंग की बात ना की जाए तो। खैर, अब ये देखो आउटपुट, और ये आउटपुट इधर, ये इनकम हम यहाँ लेते हैं या आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम इनकम लेते हैं। ठीक है, आउटपुट हम एएस के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, हालांकि किन्स ने दोनों की इक्वलिटी की बात की है। एम्प्लॉयमेंट, देखो किन्स ने जो बात की, देखना, एम्प्लॉयमेंट ईएमपी लिख रहा हूं, आउटपुट, और जैसा कि हमने बताया आउटपुट और स्लैश इनकम, ये तीनों को एक दूसरे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट? ठीक है, जो आउटपुट है वही टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपका वही नेशनल इनकम एनआईए वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। वही आउटपुट जितना है वही इनकम भी है। करेक्ट ना? मेरी बात समझ रहे हो? समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, ईमानदारी बोलो भाई, बोलिए। हेलो चिल्ड्रन। यस सर, आ रही है। Yes, sir, Ajay. कौन बोल रहा है ये? Who is speaking? आवाज भूल गया, कौन है भाई? सर मैं आरुषि। Sir, मैं आयुषी हो गया? हाँ, आरुषि। आरुषि हो। अच्छा, मुझे आयुषी समझ में आ गया। ओके, चलो ठीक है। चलो समझे बेटा। तो दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट तो ये देखो कि एडी और एएससी का इक्विलिब्रियम होना जरूरी है।
ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ बार बार क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, सबसे अधिक मार्क्स इसी लेसन से हैं। ठीक है, और एएस का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाया अभी मैं, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। ठीक है, तीनों को रिप्रेजेंट करता है एएस। एडी एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी की जो डिमांड है उसको, मतलब एडी और एएस की इक्वलिटी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए। मतलब जितनी रोटी आपने डिमांड की उतनी रोटी मम्मी ने पकाया, मम्मी खुश कि मेरा किचन खाली, वाह वाह मेरे बेटे संतुष्ट हैं, खा लिए, उनको नींद अच्छी आएगी। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट को भी नींद तभी अच्छी आएगी जब इकोनॉमी में कोई भी अनसोल्ड स्टॉक न रहे। मतलब अगर मान लो एएस हम अगर प्रोडक्शन को बता रहे हैं, अगर इसको ध्यान से देखो, अगर ऐसे है, अगर इस पॉइंट पर हमारा इनकम है, मान लो इनकम का लेवल यहाँ पर है या एम्प्लॉयमेंट का लेवल यहाँ पर है, ठीक है, तो इतना क्या हो गया, अनसोल्ड स्टॉक हो गया। ठीक है, अब अपनी मम्मी को रखो साथ में, इतनी रोटी बच गई। ठीक है, इतनी रोटी बच गई, मम्मी दुखी, ऊपर से ये फाइनेंस मिनिस्टर दुखी, इकोनॉमिस्ट दुखी। ये पॉइंट आप देखो, यहाँ पर है प्रोडक्शन का लेवल, मान लो आउटपुट का लेवल अगर यहाँ पर है, समझो ध्यान से सुनना, आउटपुट का ये लेवल यहाँ पर है, ये हमारा एडी का कर्व है। बार बार बनाओ, मेरे कहानी कहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी का लेवल यहाँ पर है, ठीक है, अभी मैं एक एक पॉइंट को मैं कल भी बताया था, आज भी रिपीट करूंगा। अगर इकोनॉमी का लेवल यहाँ पर है, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि पहले आप थोड़ा पढ़े हुए हो क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का है। अगर मतलब अगर पुराना स्पीडअप सिलेबस होता तो ये फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो ये अगर इकोनॉमी का लेवल, क्योंकि ये हम लोग इसको अगस्त वगैरह में, जुलाई अगस्त तक, मई जून तक हम लोग खत्म कर देते थे अगर पुराने सिलेबस के अनुसार स्पीडअप के अनुसार चला जाए तो हम ये अब आप ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर अगर मान लो प्रोडक्शन का लेवल है, आउटपुट का लेवल है, पॉइंट समझ रहे हो, तो ये डिमांड इतनी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं और आपको दिखाते हैं, इतना हमारा एक्सेस है। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन का लेवल कहाँ है, हमारा प्रोडक्शन का लेवल देखो यहाँ पर है, ऐसे ये है हमारा प्रोडक्शन का लेवल इतना, पॉइंट, और हमारा एक्सेस आपको समझ में आ रहा है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड, मतलब आपके घर में 4 रोटियां बनी और बच्चे डिमांड कर रहे हैं 6 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब जो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हम G प्लस एक्स माइनस एम को हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा 2 सेक्टर मॉडल है, लेकिन इसकी भी जानकारी जरूरी है, क्वेश्चन अगर भूल आते हैं ये, ठीक है, और आ रही है, ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट, आर्गेनिक पॉइंट बेटा, चलो मेरी आवाज आ रही है बेटा, आर्गेनिक पॉइंट, हेलो चिल्ड्रेन, मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो, यस सर आ रही है, लेकिन बार बार थोड़ा कट जा रही है बीच बीच में। हाँ बीच में एक इसलिए कॉल आ गया ना, इसलिए मेरा लैपटॉप से आवाज़ नहीं जाती है, मैं मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ। खैर चलो, तो हमारा एडी का जो है, देखो यहाँ पर है एडी, हमने लिखा है ना, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। हम 2 सेक्टर में ये लेते हैं, C प्लस आई लेते हैं, और 4th सेक्टर जब होता है ना तो यही लेते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको ये बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे तो याद होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट है सब्जेक्ट है, जबकि सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है। ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट थोड़ा सफाई कर देते हैं, क्लीन स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा है। ओके, तो अगर आप देखो तो ये हमारा एडी है, ये हमारा एएस है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाने वाला ये कर्व है, ये एएस, ठीक है, और स्टैटिक है, दोनों एक्स और वाई एक्सिस की इक्वलिटी को दिखाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट उसके इक्वलिटी को दिखाता है, मतलब एएस प्रोडक्शन इनकम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों के इक्वलिटी को दिखाता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम और आउटपुट। समझ में आ रही मेरी बात। एडी के इस पॉइंट पर होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर होने का मतलब क्या है कि देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है, एंड प्रोडक्शन इज लेस। व्हेन डिमांड इज एक्सेस
and production is less, so there is a lot of impact. Okay, are getting point in the economy? घर किससे अगर तुलना करो तो जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मम्मी को दोबारा आटा गूंथना पड़ेगा, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। और घर की संतुष्टि के लिए मम्मी को कहाँ आना पड़ेगा, इस प्रोडक्शन लेवल से उनको इस प्रोडक्शन लेवल पर आना पड़ेगा। इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, सरकार को वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जिससे प्रोडक्शन यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए। इकोनॉमी खुश, मम्मी खुश, घर में इक्विलिब्रियम, सब खुश खुश। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो भाई, हेलो, अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है? अब इससे अच्छा क्या बताऊं, कुछ बोलोगे नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है। आप लोग ठीक है। तो अब हम जाते हैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एडी इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, पीरियड ऑफ 1 ईयर ये हमारा हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, स्टॉक हुआ या फ्लो हुआ? ओके, समझ में आ गया, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम है, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद ही बताओ, चैट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। हाँ, अपनी उंगलियों को रजाई से बाहर निकालिए और अपने आंसर दीजिए स्ट्रेट फास्ट। स्टॉक है या फ्लो है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए आप। ओके, जल्दी से, फास्ट नहीं, अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिखा। इतना टाइम नहीं होता, ये मैराथन सेशन नहीं है ऑनलाइन की तरह कि मैं इतना टाइम दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 30 मिनट का पीरियड मिला है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, 2 सेक्टर मॉडल में C+I 1 मार्क्स क्वेश्चन, C+I + G + X - M ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। ओके, अब आते हैं एडी का कंपोनेंट C और I है, कंजम्पशन फंक्शन, हम C पर आ गए हैं, देख लीजिए। C पर की कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C इज इक्वल टू है यहाँ पर FY, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार, ठीक है। APC, C के 2 कंपोनेंट हैं, एक तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, दूसरा प्रोपेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो प्रोपेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, एवरेज C/Y होता है, ये भी 1 मार्क्स तैयार। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y, ठीक है। ये क्या बताता है कि चेंज इन इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो है। 1 मार्क्स तैयार। यहाँ भी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन का कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमेशा ध्यान रखना कि वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर खेला होवे C बार है और यही हमारा C बार है, ठीक है। इसको करते हैं हम, क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये कई बार पूछा जा चुका है, 1 मार्क्स तैयार, ठीक है। यहाँ पर B क्या है, ये हमारा वही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो बताता है कि इनकम के चेंज होने पर कितना चेंज होगा, कंजम्पशन, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, MPC डिनोट इट, ठीक है। और यही स्लोप भी है, क्योंकि इससे तुलना किया गया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c। मैथ वाले बच्चे बड़े आराम से समझते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा m क्या है, स्लोप होता है। यहाँ क्या है, ये MPC स्लोप है। MPC क्या है, स्लोप है। फाइन, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम इस स्लोप को आसानी से समझ सकते हैं। देख लो, ये स्लोप है, स्लोप इंडिकेट द tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके, आर गेट पॉइंट। तो ये सब स्लोप को बताता है। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, चलिए, तो ये हमारा है, आपको डायग्राम के रूप में भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमने बात किया एग्रीगेट डिमांड का। इसी तरह हमारा एग्रीगेट सप्लाई, AD इज इक्वल टू C+I होता है, तो AS इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। इनकम के 2 ही रूप हैं, इनकम को या तो कंज्यूम कर लो या तो सेव कर लो, या तो उड़ा दो या तो बचा लो, ठीक है। या तो उड़ा दो मतलब कंजम्पशन पर खर्च कर दो, या तो सेव कर लो। किसने कहा, इक्वलिटी तो होना ही है,
जहां पर एडी और एएस का बराबर होना तो जरूरी है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए। गेटिंग पॉइंट? इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए तो ऐसे तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ये कर्व ऐसे नीचे नहीं जाएगा एडी वाला, इसको ध्यान से देखेंगे। ऐसे किया माउस पे कितना लूँ, रोज सोचता हूँ कि अच्छा सा कोई परचेज कर लूँ, कौन सा क्या कहते हैं राइटिंग पैड, सोचते सोचते रह जाता हूँ। और ये ऐसे है मान लो, ठीक है। तो ये हमारा एडी होगा। तो एडी और एएस की इक्वलिटी तो होना जरूरी है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए। अगर एडी और एएस की इक्वलिटी हो, मतलब इस तरीके से हो, तो क्या होगा, ये देखो क्या होगा, एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक है। अभी एएस को क्या होगा अभी दिखाऊंगा, और तो ये हो जाएगा सी प्लस आई, ठीक है। और इस सी की चर्चा हमने अभी कर लिया एपीसी के रूप में, ठीक है, और एमपीसी की चर्चा हो गई। आई बचा हुआ है, वो भी हम देख लेंगे, सी प्लस एस, ठीक है। यही सी प्लस एस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रही मेरी बात चिल्ड्रेन? समझ में आ रही मेरी बात? यस तो ये सर। सी और सी कट गया तो बचा क्या, आई और एस। मतलब इकोनॉमी दो अप्रोच निकल कर आते हैं एडी और एस से। एक तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो। अगर इकोनॉमी में सेविंग जो भी है वो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से चैनलाइज हो और वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगी, कोई होर्डिंग नहीं हो। तो यहाँ पर देखो हम एएस पर बात कर रहे हैं बेटा, जहाँ से देखना टाइम बहुत कम बचा है, अब लगता है 5-10 मिनट तो आप लोग ऐसे खा जाते हैं, आते नहीं हो। टीचर का तो मेहनत उतना ही लगता है, और पेरेंट्स कहेंगे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल टास्किंग हो जा रही है, और आलस्यम ही मनुष्याणाम सृजस्तो महान रिपु, इसको कोई नहीं समझता है, ठीक है। तो हमारा एएस में जो कंपोनेंट था ये आपको समझ में आ चुका है कि सी प्लस एस, ठीक है, सी प्लस एस। अब हम एस की बात करेंगे, ठीक है। एस क्या है, एस सेविंग जो है, और इसके दो कंपोनेंट हैं, जैसे वहां पर सी का हमने दिखाया था, एक एपीसी और एमपीसी, दो कॉन्सेप्ट हैं। इस तरह यहाँ एपीएस और एमपीएस, ठीक है। जैसे वहां पर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इसी तरह यहाँ पर डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ठीक है, ठीक है। और ये एस बाई वाई, ये हम सब चर्चा कर चुके हैं पहले भी, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी से निकलते हैं। ओके, देखो लीनियर सेविंग फंक्शन वैसे ही है जैसे उसमें था, ठीक है। एक्स माइनस सी बार प्लस माइनस वाई। अगर ध्यान से देखना चाहो तो ये हमारा इनकम का कर्व है वाई, सर आपकी वॉइस हमारा सी है, और एस इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस एस। अगर सर आपकी वॉइस, हाँ चलो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, सी प्लस एस, देखो लिख भी रहा हूँ, सारा कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पर। सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है ना, हाँ ठीक है बेटा। ए एस इक्वल टू वाई मैंने पहले बता दिया है आपको। ए एस की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो ए एस इक्वल टू वाई, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इसलिए हमने ए एस की जगह आउटपुट की जगह इनकम रख लिया है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, नोट्स लिख लेना, ठीक है। NIA, क्योंकि बार बार जब कंफ्यूजन होगा ना तो इसमें ये नोट्स काम आते हैं। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट से ये एस इक्वल टू वाई, तो सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है। तो एस को हम लिख सकते हैं वाई माइनस सी, ठीक है। अगर सी की जगह हम लिख दें, देखो वाई माइनस सी की जगह हम लिख रहे हैं सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे, तुम लोग मैथ्स वाले बच्चे हो इसलिए आप लोगों को सॉल्व नहीं करूंगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। पॉइंट, ये सी बार प्लस बी वाई, ये सी की वैल्यू है जो कि पहले हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, ये यहाँ पर समझ में आ रही बात। सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यहाँ पर लिखा है सी इक्वल टू सी की जगह लिख दिया सी बार प्लस बी वाई। इसको सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट। 1 माइनस सी बार क्या है, दिस सेविंग है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे निकल कर आएगा, ठीक है। ये कर्व ऐसे आएगा, ये एस का कर्व है, ठीक है। अब ये यहाँ इसके नीचे सी जहाँ कट करता है वाई को, ठीक है, उसी के ठीक ये नीचे होगा, इसका ध्यान रखना, उसी के ठीक नीचे होगा,
यहाँ पर वैल्यू जब डालोगे ना, ठीक है, यहाँ पर c और y बराबर होगा, मतलब यहाँ पर अगर हम c और y बराबर हो गए ना, देखो इस पॉइंट पर c और y बराबर है ना, c इजिकल टू वाई, समझने का प्रयास करना, c इजिकल टू वाई हो गया, तो यहाँ पर हम y बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, s इजिकल टू 0 हो जाएगा ना, इसलिए हमने s को यहाँ से पास किया। समझ में आई बात? बोलो भाई। समझ आ रही बेटा बात? यस मेरी सर। बात समझ में आ रही है? तो हमारा ये हो गया। अब ये 1 माइनस बी क्या है, वहां पर अगर स्लोप था, बी स्लोप था, सी इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई में, सॉरी प्लस बी वाई में अगर बी स्लोप था, तो यहाँ 1 माइनस बी स्लोप होगा। ठीक है, ठीक है बेटा? चलिए, बहुत मेहनत करने की जरूरत है बेटा। इकोनॉमिक्स हल्के से में बहुत ले रहे हैं आप लोग, कैजुअल एटीट्यूड है, वो आपका अटेंडेंस बता रहा है, और सोचोगे कि टीचर की बात कैसे समझ में आएगी, कभी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, जो बच्चे सीरियस हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा, जो बच्चे नहीं सीरियस हैं उनको उनका रिजल्ट भी खराब होगा, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं देख रहा हूँ जनरेशन पूरी खराब हो रही है इस ऑनलाइन के चक्कर में। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, गवर्नमेंट चिंतित है, समझ रहे हैं? नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसी लॉकडाउन है सबके चक्कर में। बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है ये लॉकडाउन, और बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं इसको। चलिए, तो ये हमने देखा y इक्वल टू, ये हमने इसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट के बारे में है C प्लस I, ठीक है। ये क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन है, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व को अगर हम देखें, किन्स ने किसकी बात की, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की। किन्स ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट द लेवल ऑफ इनकम। वॉट एवर द लेवल ऑफ इनकम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन बाय द economy, that is by the government. Why government I am talking? Because it is the era when 1929 there was a recession in America, and private sector was not willing to make investment because there was everywhere negativity was there, ठीक है। there was a problem of unsold stock। अगर हम if we want to show through graph, somewhere economy was performing like this, you find there was a unsold stock, ठीक है। So in that scenario, there is no tendency to further produce further, because there is already, this is the existing stock, excess stock was there। जब तक ये स्टॉक क्लियर नहीं होगा तो कैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता। अब दिस वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास दिया गया, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर J.M. किन्स, उनके पास ले जाया गया। तो उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन दैट बुक ही रोट द प्रिस्क्रिप्शन। आप कह सकते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर के पास जाते हो तो एक पर्चे में लिख देता है ना, और इकोनॉमी का प्रिस्क्रिप्शन जब लिखा जाता है तो एक बुक बन जाती है, ठीक है। तो 1936 में ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा J.M. किन्स ने। 1936 में ये बुक पब्लिश हुई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर इस अनसोल्ड स्टॉक को समाप्त करना है तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिकल के बिलीफ को हम नहीं जाना चाहते हैं, बस इतना ही याद रखो यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट इज द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग। प्राइवेट सेक्टर वैसे भी केवल प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, वरना झारखंड और उड़ीसा में उसने कई स्कूल खोल दिए होते प्राइवेट सेक्टर ने। स्कूल कहाँ खोलेगा प्राइवेट सेक्टर? बड़े बड़े शहरों में, पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में। देखते हो कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ओके, जो सो कॉल्ड एजुकेशन दे रहे हैं। गेट इन पॉइंट? दे आर नॉट ओपनिंग इन द रूरल एरिया, दे आर नॉट ओपनिंग इन द ट्राइबल एरिया। हमारे ट्राइबल भाई बंधु केवल सरकार ही कर सकती है, ओके। तो किन्स ने कहा कि इट इज द गवर्नमेंट विच मस्ट टेक इनिशिएटिव। तो उसने कहा इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, इट इज नॉट ओरिएंटेड विद द प्रॉफिट,
एंड गवर्नमेंट हैज टू। आज देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इट इज अ रोड रेवोल्यूशन टाइम, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में जितना बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है, इट इज नॉट इजी टास्क, यू माइंड। सो इट इज अ गवर्नमेंट है जो इतना सारा कर सकती है बिना किसी प्रॉफिट के, फ्यूचर को देखते हुए। सो इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या कहा गया कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करना है, यू नो पॉइंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, और यही है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज आई। चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, जो स्टॉक है उसमें ये एडिशन है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, यहाँ से कॉन्सेप्ट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। जनरली इन्वेस्टमेंट का कर्व हम ऐसे बनाते हैं कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, यू नो पॉइंट। लेकिन इस केस में इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, केन्सियन थ्योरी में इन्वेस्टमेंट ये है, ठीक है, इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा गया, इसको कहा गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहा गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनेगा ऐसे, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनेगा ऐसे। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है बेटा? बोलो जल्दी से, मेरे रेसलर्स, मेरे पहलवानों, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स आपका तैयार हुआ। नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आ रही मेरी बात? अब आते हैं मीनिंग। एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या है? एएस इज टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वही चीज है जीडीपी, ठीक है। तो एएस इज टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। 2 सेक्टर मॉडल ले रहे हैं तो जीडीपी मान लो इसको, ठीक है। 4 सेक्टर मॉडल लेते तो जीडीपी हो जाता। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ भी एक क्वेश्चन निकल कर आ गया अगर एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन बने तो, ठीक है। एएस रिप्रेजेंट जीडीपी और जीएनपी, 2 सेक्टर मॉडल के अनुसार वो जीडीपी, ओके, ध्यान में रखना। यहाँ से एक एमसीक्यू अच्छा क्वेश्चन निकल के आया। पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल दोज हु आर एबल टू विलिंग टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। इससे क्या निकल कर आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी अनएम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, वो होगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का अगर लेवल है तो इस केस में भी इसका मतलब ये नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट। ऐसे भी कामचोर होंगे इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम नहीं करते हो। किन्स कहते हैं इन कामचोरों की बात मेरे सामने मत करो, डोंट टॉक अबाउट दिस कामचोर, रिवाइंड। कामचोरों की बात किन्स नहीं करते, जो सो रहे हैं उनकी बात नहीं करते, जो जाग रहे हैं उनकी चिंता कर रहे हैं कि उनको समझ में आ जाए, रिवाइंड। कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, ठीक है। जो अपने जीवन के प्रति सजग नहीं है उसको कौन हेल्प कर सकता है बेटा? मैं जाग रहा हूं, आप जाग सकते हैं, वो नहीं जाग सकते जो सोए हुए हैं। एंड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स आल्सो टू मॉनिटर दिस। जनरेशन खराब हो रही है। मैं एक आपके बच्चों के लिए, जो सोते हुए बच्चों के लिए, मैं इन जागते हुए बच्चों और उनके परिवारों को भला बुरा नहीं सोच सकता। कितना टाइम लगता है एक बच्चे को कॉल करूं मैं? संभव है क्या? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं इन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता। सबको जागने की जरूरत है, केवल मोबाइल दे देने से पढ़ाई नहीं हो सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो ऑल दोज हु आर एबल, पहला पॉइंट है एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। तो इनको फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसे सारे लोग जो मजदूरी की जो दर मार्केट में है उस दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसे सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ एएस क्या है, पहले दिखा चुका हूं, C+S, ठीक है। एएस इक्वल टू वाई इक्वल टू C+S, ए इक्वल टू C+S, ओके। तो ये पहले मैं चर्चा कर चुका, ठीक है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखो। फुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर हैं, एबल हैं, वो काम उनको, ठीक है, वो तैयार है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में ऐसे लोगों की को कंसिडर किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट और बात करते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, 2 भागों में इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को
कैटेगराइज किया। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जानबूझकर बेरोजगार वो व्यक्ति होता है, अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कामचोर। मैं बीटेक किया हूं, 10,000 की नौकरी कैसे करूंगा? अरे 10,000 की नौकरी कर, तेरी स्किल नहीं मरेगी। हाँ, टाइम आएगा कि तू 15,000 ही पाएगा, और 15 से 50 ही पाएगा, और 50 से लाख तक भी जा सकता है। पॉइंट, टाइम विल कम, अपना टाइम आएगा। पॉइंट। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, कामचोर। अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, पढ़ेंगे तो अन अकेडमी से पढ़ेंगे, पांडे सर का वीडियो नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं है, वो तो बात इसकी है कि वो अट्रैक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, पांडे सर में अट्रैक्शन कम है, इसलिए नहीं देखना है। लेकिन क्लास को अटेंड कर ले बेटा, कुछ तो सुनेगा, कुछ तो फायदा होगा। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऑल दोज हु आर एबल विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डोंट गेट वर्क। ये हमारा कंसर्न है। वो चाहते हैं बेचारे, ठीक है, बच्चे क्लास में आ रहे हैं लेकिन उनको कुछ नेटवर्क का इशू हो जा रहा है, कुछ अलग बात है, उसकी वजह से बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? या हम जो पढ़ा रहे हैं वो हो सकता है कि उसके एग्जाम्पल उसको सूट नहीं करता हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, अलग से वीडियो भी बना देंगे। आर गेटिंग पॉइंट? ये बात है। तो हम ऐसे लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, सिस्टम मर मिटने के लिए तैयार है ऐसे लोगों के लिए। गेटिंग पॉइंट? चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को देख लो। हमने ये डायग्राम पहले बता दिया है, ये हमारा एडी है, सी प्लस आई लिखा हुआ है, ए एस इक्वल टू सी प्लस एस लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर है एडी इक्वल टू ए एस है, या ए एस इक्वल टू एडी लिखा हुआ है। इस पॉइंट से इधर है तो क्या है? एडी इज ग्रेटर देन ए एस है। ठीक है, अब इसको समझना है, दिमाग में बैठा लीजिए, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए मैं बता दूं, एक और डायग्राम में बना दूं यहीं पर साथ साथ। ठीक है, ये एडी क्या होता है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, मतलब ये हमारा, देख लो ध्यान से, ये हमारा सी का कर्व है और ये आई का कर्व है मान लो, तो हर पॉइंट पर हम सी और आई जोड़ते जाएंगे। इसमें इतना हर पॉइंट पर कितना क्या जोड़ेंगे? ये जो बना रहे हैं ना, ये हाँ, इसको जोड़ते जाएंगे तो ऐसे ये ऐसे इसकी बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा। ये पैरेलल नहीं दिखा पा रहे हैं, वो अलग बात है। ये सी है, ये आई है, और ये क्या हो गया? सी प्लस आई इज इक्वल टू एडी। समझ में आई बात? तो ये हमारा एडी का निर्माण ऐसे ग्राफिकली ऐसे निर्माण हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। आर गेटिंग पॉइंट? समझ लो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बुक में जो समझाया है लैंग्वेज, कभी कभी जो बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, लिखने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। तो ये एडी हमारा वो है, समझ में आ गया ना बेटा? ए एस बहुत ही आसान है, सी प्लस एस दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर एस है। ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है सी प्लस एस को। ठीक है, तो ये हमारा ए एस। ये हमारा इनकम का लाइन है, एक बार देख लीजिए ग्राफिकली। ये हमारा सी का लाइन है, और जितना ये इधर है इसको हम सी बार कहते हैं, उतना ही अगर ये नीचे होगा, क्यों होगा वो हम बता चुके हैं पहले भी, फिर दोबारा बताएंगे। ऐसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अगर इसको न्यूमेरिकली देखो, अगर इस लेवल पर वाई कितना है? 0 0, तो 0 लेवल पर क्या होगा? वाई 0 ले लिया हमने, और माइनस सी, तो क्या हो गया? एस इक्वल टू माइनस सी। एस इक्वल टू माइनस सी हुआ ना, यही माइनस सी यहाँ पर सी बार के लिए। कैसे होगा ये भी देख लो। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अगर इनकम 0 है तो हमने यहाँ 0 ले लिया, पढ़ा चुका हूँ फिर भी देख लो, बी इंटू 0 सी बार एज इट इज प्लस एज इट इज इक्वल टू
सी। तो सी इज इक्वल टू सी बार होगा ना, सी बार हो गया ना, बोलो यस भाई। सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो हो चुका है, ये पूरा मिलकर जीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल सी बार। तो इसीलिए यहाँ पर जो एस इजिकल टू क्या हो गया, माइनस सी। ठीक है, दोनों को मिला के समझ लो। ठीक है, एस इजिकल टू माइनस सी, और ये सी इजिकल टू माइनस सी बार होगा जीरो लेवल पर। ठीक है, सी इजिकल टू सी बार होता है, और ये सी बार जब निगेटिव होगा, एक्सिस पर नीचे नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस सी बार, माइनस सी बार होगा ना, बोलो भाई, बोलो। सी इजिकल टू सी बार, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जीरो लेवल पर क्या है, यहाँ से एस इजिकल टू माइनस सी बार, करेक्ट ना, बोलो भाई, यस सर। बोलो भाई, बहुत अच्छा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। देख लो, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए, ये कैसे हुआ, डेरिवेशन समझना है, डेरिवेशन दिमाग में बैठेगा ना तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो जल्दी से देख लो, इसको मिटा लो जल्दी से। और ये कोशिश करूँगा आज, मैं ये समझ लो कि ब्रेक में जिस दिन भी मैं खाली रहा, इधर उधर जाऊँगा, कहीं बाहर भी गया ना, तो वहाँ पे भी मैं क्लास लूँगा। इसलिए आप लोग क्लास आना, मैं रेगुलर क्लास करूँगा। सिलेबस पीछे है और रिवीजन भी का भी समय नहीं मिल पाएगा। रिजल्ट जीवन बार बार नहीं मिलेगा बेटा, जो आराम कर रहे हैं उनको आराम करने दो, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं बेटा पढ़ो, मैं डेली क्लास लूँगा। ओके, समझ रहे हो। यस सर। चलिए, ठीक है, ये हमारा, ये तो दिमाग में बैठ गया ना। Equilibrium level of income and output is determined by at E where AD is equal to AS. ठीक है, plant level of aggregate demand is equal to plant level of aggregate supply. ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, plant level of aggregate demand is equal to plant level of aggregate supply. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा, प्लांट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये है हमारा, ये प्लांट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ये है, एडी इज इक्वल टू एस। ओके, आर्गेनिक पॉइंट, प्लांट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लांट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इम्प्लीकेशंस देख लो, तीन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, एडी इज इक्वल टू एस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, रिसोर्स का फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एडी इज ग्रेटर देन एस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये मैं दिखा दूंगा, अभी डायग्राम से दिखाऊंगा आपको। एडी इज लेस देन एस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसको हम डायग्राम से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ऐसे मैंने डायग्राम बनाया, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। जहां पर एडी एस के बराबर हुआ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट यहां होना चाहिए था। ठीक है, और अगर मान लो इसके जगह नीचे हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, मतलब यहां पर हो गया, आर्गेनिक पॉइंट, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, एक्स एंटे यहां पर, एक्स पोस्ट यहां पर, मतलब बाद में एक्चुअल यहां पर है, डिजायर्ड यहां पर है, ये डिजायर्ड है और ये एक्चुअल है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, दिस इक्विलिब्रियम इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इकोनॉमी को कोशिश करनी होगी कि फिर वापस यहां जाए। एक केस और हो सकता है, डिजायर्ड इज दिस वन, ध्यान देना, डिजायर्ड इज दिस वन, लेकिन एक्चुअली कहां होता है, यहां पर होता है, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, एक्चुअली यहां पर होता है। ठीक है, एक्चुअल यहां पर है, जब एक्चुअल यहां पर है, डिजायर्ड यहां पर है, तो इकोनॉमी क्या हो गई, इकोनॉमी को फिर यहां पर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। आर्गेनिक पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं। ये हो गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये केस यहां पर होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये केस फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ये गलती मैं अपने दिमाग से सोच लिया इसको, जैसे मैं करता हूं ना कि हमेशा राइट साइड लिखता हूं, इसलिए मैं सोचा कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यहां लिखा होगा, यह है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसलिए ये वाला केस यहां पर है। ठीक है, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो ये केस यहां पर है। समझ में आ रही बात, आगे पॉइंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये केस यहां पर है। आगे पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो।
यस सर। ओके, समझ में आई बात? तो ये तीनों केस आपको समझ में आया? समझ में आया बेटा? बोलो भाई। यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलो, ये एक साथ डायग्राम में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को आसानी समझ में आता है, कंपैरेटिव अलग अलग बताता तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा एक प्रिफर एक ही करता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडी और एएस हमने देखा था ना, एडी इज इक्वल टू एएस होता है और आई इज इक्वल टू एस, यहाँ से आया। अब इस आई और एस अप्रोच को यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आई है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और एस, ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट, ये है सेविंग कर्व। तो जहां पर ये इक्विलिब्रियम होगा वो ये क्या दिखाता है, अगर इकोनॉमी में एस इज ग्रेटर देन आई तो ये अनसोल्ड स्टॉक की समस्या होगी, ठीक है। एस इज लेस देन आई मतलब क्या है, लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और सेविंग कम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सेस डिमांड की कंडीशंस होगी। देखो यहाँ पर अगर इसके ठीक नीचे अगर हम देखें, इसको बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को आगे ऊपर, तो ये वाली कंडीशन हो गई। इसको हम ठीक ऊपर बढ़ाते हैं, ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रहा है मेरा बात? आर्गेनिक पॉइंट बोलो भाई, बोलिए, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। दोनों दोनों डायग्राम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एडी एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस तो डिमांड ज्यादा है और इन्फ्लेशनरी कंडीशंस होगी, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में आना होगा और इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा। अगर एएस ज्यादा है, अनसोल्ड स्टॉक है, तो छटनी की समस्या होगी और क्लियरेंस सेल जिससे मार्केट में होता है ना, एक के साथ एक फ्री, दैट इज ए क्लियरेंस सेल, वही होता है, अनसोल्ड स्टॉक होता है, ठीक है, इकोनॉमी में। आर्गेनिक पॉइंट ओके, आर्गेनिक पॉइंट। यस सर। चलिए, तो हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे। चलिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट E1 एज हियर S इज इक्वल टू I। ये हमारा E1 है जहां पर S और I बराबर है, यहां पर AD इज इक्वल टू AS बराबर है, ओके ओके, समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। जहां S इज इक्वल टू I बराबर होगा ना, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम एलोबरेट करके दिखा दें नीचे, तो ऐसा ही बनेगा बेटा, देख लो। हम इसको एक ही में बना रहे हैं, एक ही एक चीज, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया AD और AS यहाँ से, और हमने यहाँ ले लिया ऐसे, ये हमारा I है, I है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से हमने S ड्रॉ कर दिया, S यहाँ से निकलेगा, ओके, ठीक है। S यहाँ से होगा, I यहाँ से होगा, S और I बराबर है, यहाँ पर AD और AS बराबर है, करेक्ट, ठीक है। ऐसे डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, I इज ग्रेटर देन S, ठीक है, यहाँ लिखा है S इज लेस देन I, मतलब बात वही है, S इज लेस देन I, ठीक है। यहाँ S इज ग्रेटर देन I या I इज लेस देन S, I इज लेस देन S, S इज ग्रेटर देन, बात बराबर, ओके। यहाँ पर AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है, और यहाँ AD इज लेस देन AS, देख लो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? दोनों एक ही डायग्राम है ना, लेकिन ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ओके। ये एरिया हो गया, ठीक है, और ये एरिया ऐसे हो गया, ये इधर आ गया, और ये वाला एरिया ऐसे हो गया। आर्गेनिक पॉइंट समझ में आ रही बात? बोलो भाई। यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बोलने से मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। चलिए, ओके, ये सब कॉन्सेप्ट। अब आता है कि किन्स कहते हैं कि ये जो इनकम में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमी को कैसे फायदा होता है ना, उसकी चर्चा किन्स करते हैं, और उसके लिए कहते हैं कि मल्टीप्लायर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दैट। कैसे होता है? तो देखो, मल्टीप्लायर क्या कहता है
कि इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इनिशियल चेंज जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है ना, इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसके चेंज होने से कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में इतना खर्चा जो किया, सड़कें बनवा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, गांव की जो प्रोड्यूस्ड हैं या जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड है वो फास्ट मूवमेंट होने लगे, इकोनॉमी में तेजी आ गई, लोगों को रोजगार मिलने लगे, वैसे वैसे होने लगा। ठीक है, तो ये लोगों की इनकम बढ़ गई। तो ये किस कहते हैं कि ये मल्टीप्लायर है कि ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इनकम में जो चेंज हो रहा है डेल्टा वाई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, के टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग पॉइंट? के टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसके इधर आएगा तो के टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो k इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई, 1 मार्क क्वेश्चन तैयार है, और k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC होता है। ये कैसे होता है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले पढ़ लो। तो एक्चुअल प्रोसेस हियर बाय मल्टीप्लाई इनकम इज मनी, इनकम इज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ड्यू टू न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये नए इन्वेस्टमेंट का के परिणाम में जो भी इक्वेशन लिखा उसी इक्वेशन को यहाँ शब्दों में ढाल दिया गया। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना, आर यू फाइन? बोलो भाई। यस सर। तो अब डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देंगे डेल्टा y दोनों तरफ, डेल्टा सी है, डेल्टा y से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 इक्वल टू MPC, ये 1 है, 1 इक्वल MPC, ठीक है, प्लस 1 बाई के, 1 बाई के होगा ना, देखो ये होगा। अगर k इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई है तो डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई 1 बाई के हो सकता है ना, बोलो भाई। यस अब सर। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये MPC है, देखो ना, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आई बात? इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, करना नहीं होगा तो मैं फिर ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमने दिखा दिया। अब देखो एक्सेस डिमांड। ठीक है, बस मुझे यही थोड़ा सा पढ़ाना था, लेकिन आप लोगों ने बहुत एलिब्रेट करवा दिया। अब देखो किन्स कहते हैं कि जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस होंगे इकोनॉमी में, जो इन्फ्लेशन की स्थिति होगी, एक्सेस डिमांड वो पॉइंट है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर मेरा डिजायर्ड लेवल ये है लेकिन एक्चुअल जो है वो ये हो गया, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो भी, ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट और लेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और कोई नहीं आया ना बेटा? कोई लिंक नहीं आया ना? नो सर। चलो ठीक है, चलने दो, बहुत बढ़िया, भगवान से मनाओ कोई लिंक नहीं आया, खत्म कर देंगे अभी। ठीक है, तो एक्सेस ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ध्यान सुनना, दिस इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर जो भी डिमांड है, दिस इज अ डिजायर्ड लेवल, एक्स आंटे, इट इज प्लान्ड डिजायर्ड लेवल, but actually that is exposed demand. This demand AD1 represents the exposed demand, ध्यान रखना, exposed actual। ठीक है, are you getting point? AD1 represents the exposed actual, AD is representing desired oblique planned, desired oblique planned। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही बेटा? बोलो बेटा। यस सर। तो ऐसे कंडीशन में जो हमको एक्सेस जो डिमांड दिखाई दे रहा है, दिस डिमांड क्रिएट द इन्फ्लेशनरी गैप, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि जो रिसोर्स जो है यहां पर होने चाहिए और उससे ज्यादा डिमांड हो गया। हियर इज द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, घर में 5 रोटी बनी
5 रोटी खा गई, दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। 5 रोटी बनी, 10 रोटी की डिमांड, फाइटिंग शुरू, मुझे नहीं मिला मम्मी, मुझे नहीं मिला मम्मी, शुरू हो गया चिल्लपों। गेट इट पॉइंट? द इकोनॉमी में चिल्लपों गेट इट पॉइंट? आर गेट इट पॉइंट? समझ में आया मेरी बात? यस बोल सर। भाई। हाँ, ओके। सो एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहाँ पर अब शब्दों पर आ जाए। एक इसको थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान, इसको मिटा दो। ओके, क्लीन इंडिया मिशन सक्सेसफुल हो गया। क्लैपिंग क्लैपिंग, क्लीन इंडिया मिशन। ओके, चलो। So AD is greater than AS corresponding to full employment. Excess demand causes inflationary gap. Excess demand causes inflationary gap. समझी बात? बोलो बेटा, बोलिए बेटा। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? यस सर। यस सर, नो सर ना सब में यस सर। ओके, कोई तो दिक्कत एडी नहीं इज ग्रेटर देन एएस। अब यहाँ पर एडी अगर एएस से ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होगा, तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड है और यही इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आगे पॉइंट? यस सर। ठीक है। और इन्फ्लेशनरी गैप का कारण क्या है? कॉजेज देखो क्या क्या है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉज। ठीक है मेरे पॉइंट? इम्पैक्ट क्या होगा? नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, नो इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्राइसेस केवल होगा। ठीक है, आगे पॉइंट? समझ यस रहे सर। हो? यस सर। हाँ, ठीक है, आगे पॉइंट? क्योंकि हमारे रिसोर्स तो इसी के लिए बने हुए थे, इतने लोगों को हम रोजगार दे पा रहे, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया? डिमांड यहाँ आ गई, इसलिए ये इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। तो यहाँ पर कारण है, कॉज है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर है। ओके, अब ये कारण है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, इसके लिए दो तरह की पॉलिसी हो सकती है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों होगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा हम मनी वाले लेसन में कर चुके हैं, आरबीआई के वाले में हम फिजिकल पॉलिसी देख रहे हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस, लोग मनी सप्लाई को घटाना है तो टैक्स बढ़ा दो। 100 रुपये लोग अर्न करते हैं, 10 रुपये सरकार ले ली, अब 90 रुपये का ही तो खर्चा कर पाएंगे, 90 रुपीज का ही ना। ठीक है, मनी सप्लाई घट गई, 10 रुपये घटा दिया सरकार ने। ठीक है, तो लोगों की डिमांड को कम करना है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम करना है, और लोगों के हाथ में पैसा कम करना है तो टैक्स बढ़ा दो। करेक्ट ना? बोलो भाई। यस सर। जल्दी से बोलो। यस। तो पहला काम है फिस्कल पॉलिसी, टैक्स को बढ़ा दिया। पब्लिक डेब्ट, लोगों से उधार मांग लिया, भैया हमको उधार दो, बॉन्ड इशू कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, आगे पॉइंट? पब्लिक डेब्ट। ठीक है, करेक्ट ना? लोग जब सरकार को देंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे, तो क्या होगा? सरकार, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम, परचेजिंग पावर कम, मतलब मनी सप्लाई उनके पास कम हो गया, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमी यहां आने के लिए मजबूर होगी। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट, इंक्रीज इन डेफिसिट, डिक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब सरकार अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पाती है तो आरबीआई उसमें इंटरफेयर करता है और आरबीआई से सरकार बोरो करती है। इसी को कहते हैं फाइनेंस को, बजट वाले लेसन में चर्चा किया था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट को फाइनेंस करना इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, विच इज बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई नई प्रिंटिंग, नई न्यू करेंसी को प्रिंट भी करती है। ठीक है, या सरकार को उधार देती है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो डिक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकती है, ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आगे पॉइंट? अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन हो तो इसका जस्ट उल्टा, डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन पब्लिक डेब्ट, इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
इसको याद रखोगे, इसको अगर ठीक से समझ गए तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है मेरी बात। ये एक्सेस डिमांड का ग्राफ अगर यहाँ है तो डिफिशिएंट डिमांड का ग्राफ हम ऐसे नीचे बना देंगे तो डिफिशिएंट डिमांड का ग्राफ बन जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, देखो डिफिशिएंट डिमांड एडी इज लेस देन एएस corresponding to full employment, deficient demand causes deflationary gap. कारण क्या है? Decrease in money supply due to fall in consumption and investment expenditure. Are you getting point? बोलो भाई, समझ में आ यस रही बात? सर। ओके, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन आउटपुट, फॉल इन प्राइसेस। ठीक कैसे करेंगे एक्सेस डिमांड को? अभी आपने देखा ये मॉनेटरी मेजर्स हैं, ये मॉनेटरी मेजर्स हैं। ऊपर आपने क्या देखा? फिजिकल मेजर्स, मतलब बजट के माध्यम से सरकार कर रही है। अरे यहाँ बहुत ठंडक लग रही है बच्चों, क्लासरूम बहुत कोल्ड है। ओके, तुम लोग तो रजाई में घुसे हुए हो, मम्मी के हाथ का हलवा भी खा रहे हो और मास्टर साहब परेशान हैं। चलो भाई, चाणक्य कहते थे उत्थान और पतन शिक्षक की गोद में होता है। चलो, थैंक्स फॉर चाणक्य जी, आपके मोटिवेशन के लिए। चलिए हम आते हैं, अभी तक हमने क्या बात किया? फिजिकल मेजर्स की बात की। अब हम मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं, जो कि आप मनी एंड बैंकिंग वाले लेसन में देख चुके हैं। इंक्रीज इन बैंक रेट, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। रेपो रेट, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, इंक्रीज इन सीआरआर, इंक्रीज इन एसएलआर, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायर्ड, ये सब काम करें। और डिफिशिएंट डिमांड कम करना हो, मतलब मनी सप्लाई को घटाना हो, सॉरी करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड है ना, मनी सप्लाई को बढ़ाना, सॉरी वेरी सॉरी। करेक्ट इन एक्सेस डिमांड मतलब मनी सप्लाई को क्या करना है? एक्सेस डिमांड है, मनी सप्लाई को घटाना है। ठीक है, मनी सप्लाई को घटाना है, बैंक रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, आरबीआई जो सिक्योरिटीज है वो सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई बढ़ा दिया, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। तो ये हमारा मनी सप्लाई घट जाएगा। और मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो डिक्रीज इन बैंक रेट, बैंक ज्यादा लोन लेगा, ज्यादा लोन लेगा तो ज्यादा लोन दे, क्योंकि सस्ता हो गया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जस्ट इससे इसका संबंध बिल्कुल क्लियर है। पॉइंट, ठीक है। अभी छोटे छोटे 3 मार्क का क्वेश्चन है जिसको हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया? स्टॉक का कॉन्सेप्ट, एपीसी स्टॉक का कॉन्सेप्ट। एमपीसी क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज टू द एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या हो गया? फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया एफ। ठीक है, एपीसी का वैल्यू क्या हो गया? एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाई वाई, देख चुके हैं। एपीसी correspond रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व। एपीसी इज रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व। ऐसे भैया बना लिया, सो मत जगो भारत। ये हमारा सी है और ये हमारा, इसका सी और वाई का जो रिलेशनशिप है वही एपीसी। यहाँ पर एपीसी देखो, यहाँ पर इधर क्या है? ए सी बाई वाई, ठीक है ना, सी बाई वाई है। यहाँ सी ज्यादा है, देखो ध्यान से देखो, सी ज्यादा है। कलर चेंज कर दूं नहीं तो ये पकड़ेंगे नहीं और हमसे लड़ाई करेंगे। सर आपने पढ़ाया नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आती है। देखो यहाँ पर रेड कलर एक्सेस सी को दिखाता है, तो सी इज ग्रेटर देन वाई, करेक्ट ना? इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब एपीसी क्या होता है? एपीसी क्या होता है? देखो 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 देखो, यहाँ होता है ना, सी बाई वाई होता है। सी ज्यादा हो गया मतलब क्या? एपीसी की वैल्यू अगर मान लो सी ज्यादा है मतलब 5 मान लिया, वाई कम है मतलब 3 मान लिया। ठीक है, डिवाइड करने में कितनी परेशानी होगी? 3 × 3, 2 बचा, 6 × 6 18, 1.6 मान लो। तो 1 इज एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। कहाँ? ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इससे पहले एपीसी 1 से ज्यादा। अब इसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है, 1 से कम होगा। और यहाँ पर एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई। हाँ हाँ हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ इसी के नीचे लिख देता हूँ। दोनों बराबर है ना। इस पॉइंट पर देखो,
ध्यान से देखो, सो मत, चाय बाद में पीना, हल्दी वाला दूध पिया करो, ठीक है। देखो C बाय वाई दोनों बराबर है ना, तो C बाई C कर सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो कट गया, इज इक्वल टू 1, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी मिटाऊंगा देखेगा, यहाँ लिखा हुआ ना APC इज इक्वल टू 1 एट अ ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज C इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हमारा APC की वैल्यू 1 हो गई। इसको मिटाता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान शुरू। चलो भाइयों, मैंने भी अपना देखा नहीं अरेंजमेंट कहाँ है, और आप लोग लिंक आएगा तो ईमानदारी से बता देना भाई, मैं तो क्लास भी लूंगा और सबकी सुनना भी पड़ेगा, समझ रहे हो। और मुझे मजा आ रहा है, यस सर, अब पता नहीं आपको क्या आ रहा है, ठीक है। बता देना ईमानदारी से, स्वार्थी मत बनना। APC इज ग्रेटर देन 1, C इज ग्रेटर देन Y, जिस पर दिया मैंने ही तो मिटा दिया, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। APC इज ग्रेटर देन 1, ये वाला हो गया। APC इज इक्वल टू 1, ये वाला हो गया, ठीक है। और APC इज लेस देन 1 कहाँ गया? APC इज लेस देन 1 कहाँ गया? नहीं है, अरे APC इज लेस देन 1, चलो ये APC लेस देन 1 इधर होगा, APC लेस देन 1, ठीक है। APC लेस देन 1, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह हम MPC को लेते हैं। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। MPC इज रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट्स, क्योंकि चेंज को बताता है ना, तो ये कंपैरेटिव है, ठीक है। मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में। MPC कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता है बताएंगे। MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज MPC इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। MPC कैन नॉट बी मोर देन 1 एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन कंजम्पशन, ध्यान से सुनना, चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इनकम 5 रुपया बैठा और कंजम्पशन कैसे 20 रुपया हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी पॉइंट को ये है, कॉमन सेंस वाला पॉइंट है ये तो। MPC कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन कंजम्पशन, कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम, ठीक है। MPC, रिपीट कर रहा हूं, MPC कैन नॉट बी मोर देन 1 एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। इनकम में जितना चेंज हुआ उससे 5 रुपए से 10 रुपया इनकम हुआ, चेंज 5 रुपए का हुआ। कंजम्पशन में 20 रुपया नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। ओके ओके, अगर MPC का मतलब डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये भी देख लो भाई, ठीक है। MPC का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। MPC C और Y की जरूरत है हमको, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, बन रहा है, ठीक है, ठीक है। ये Y को मिटा ही देते हैं ना, अभी Y की जरूरत हमको क्या है, फिलहाल देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमने C का बनाया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना। और यहाँ पर ये देखो, एक्स एक्सिस पर तो Y है, मालूम ही है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट आया तो ये क्या हुआ, चेंज इन Y, ठीक है। यहाँ पर Y लिया है और यहाँ पर C लिया है, ठीक है, चेंज इन Y। और ये पहले यहाँ इतना इतना कंजम्पशन था, इतना कंजम्पशन था, और इतना से इतना हुआ, तो चेंज कितना हुआ, इतना हुआ, डेल्टा C, करेक्ट ना। कलर चेंज कर ले भाई, बच्चे लोग बोलेंगे कि सर एक ही कलर से काम चलाते, ये डेल्टा C है, अरे ये डेल्टा C है, दिस इज डेल्टा C, चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा C, ठीक है। दिस इज डेल्टा C, दिस इज डेल्टा C, क्लियर, बोलो भाई। यस हो गए, सर, हाँ, ये डेल्टा Y, ये भी डेल्टा Y, और ये भी डेल्टा Y। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप है चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, करेक्ट ना। समझ में आ गया, डायग्राम से भी हमने यस देख लिया। सर, चलो, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो ये हमारा MPC हो गया। जैसे MPC और APC का रिलेशनशिप है ना, वैसे इसको भी समझा जा सकता है बड़े आराम से। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग
corresponding to total income of the economy at a point of time। तो ये क्या हो गया? स्टॉक। ये क्या हो गया? फ्लो। ठीक है, एक मार्क क्वेश्चन। फॉर्मूला दिस saving curve, deficit is represented at a point on the saving curve, MPC is measured at a point on the saving curve with respect to previous point। देखो बिल्कुल सेम है, देख लो ना, बिल्कुल सेम है। अगर देखो पढ़ो ध्यान से, दोनों का सेम, बस कंजम्पशन कीजिएगा एमपीसी कीजिएगा एमपीएस, बस बस। ठीक है, ओके। अब आते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, पढ़ चुके हैं हम, पढ़ा चुके हैं, ये हमने पढ़ा दिया है, ये हमने दिखा दिया था आपको। ठीक है ना बेटा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया है। चलिए, और इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लायर, देखो ये हमने डेरिवेशन आपको बता दिया था। ठीक है, याद आ रहा है? बोलो भाई। यस सर। हाँ, ये मैं आप देख लीजिएगा, इसको मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके, करेक्ट ना? यस सर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसर पर देख लो। क्वेश्चन आंसर आपको इस बार तो थ्योरी आएगा ना बेटा? बोलो। यस सर। सर इस बार एमसीक्यूज भी आएंगे क्या? थ्योरी की संभावना उसमें आपको सर्कुलर में दिया हुआ है थ्योरी ना? हाँ देखा नहीं था सर, देख हाँ, थ्योरी भी आएगा, दोनों आएंगे। ओके, और फिर देखो कोई चेंज होता है ना, तीनों तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि जब लॉकडाउन होगा तब क्या होगा, नहीं होगा क्या होगा, तीनों तरह की व्यवस्थाएं की गई। इसलिए आप हर तरह की तैयारी कीजिए। इस सेकेंड टर्म में थ्योरी भी जरूरी है, पढ़ते रहिए। वैसे भी थ्योरी जरूरी है बेटा, वैसे भी थ्योरी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी मैंने बताया था ना, इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पहले डायग्राम देखो। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप, ये हमारा एडी है, एक्स आंटे मतलब प्लांट मतलब डिजायर्ड, डी फॉर डिजायर्ड, पी फॉर प्लांट। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा? हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। एक्चुअल डिमांड यहाँ आ गया, एक्चुअल डिमांड यहाँ आ गया, देख लो ना। तो इसके ऊपर जो ये जो गैप हुआ, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? ये जो गैप हुआ, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, इसी क्वेश्चन को स्वच्छ भारत अभियान, देख लो, मिटा दिया। ओके, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को और में क्या पूछा है। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल दिया। एक्सप्लेन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। मैंने शायद स्वच्छ भारत अभियान में मिटा दिया है ऊपर का। देखो यस सर, मिटा दिया था, मिटा दिया था ना? हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ, इसको मैं डायग्राम एक बार और बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम से पढ़ना हमेशा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इकोनॉमिक्स, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी इज इक्वल टू एएस, मतलब प्लांट एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट सब बराबर है। ठीक है, एडी डिजायर्ड प्लांट इज इक्वल टू एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल। ठीक है, यस सर। एक्सपोज्ड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? ऐसे होगा। ठीक है, और कलर चेंज करता हूँ और बना देता हूँ, कलर चेंज किया, और अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ होगा। ठीक है, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग कलर में कर दिया। ठीक है, और दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट ना? समझ में आ गई बात? यस सर। ओवर फुल, मेरे बहुत ठंडक लग रही है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, और यह है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम। ऐसे एक साथ बना लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिजर्व करने जा रहा हूँ। ओके, बस एक्सप्लेनेशन में अंतर क्या होगा? यहाँ पर डिजायर्ड, प्लांट, एक्स एंटे, एक्सपोज्ड, एक्चुअल सब बराबर है इस पॉइंट पर। ओके, यहाँ पर क्या है? एक्स पोस्ट इज एक्स पोस्ट है, यहाँ ये क्या है? एक्सपोज्ड है डिमांड। ठीक है, यहाँ पर जब डिजायर्ड यहाँ पर है और एक्चुअल यहाँ पर है तो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। जब डिजायर्ड यहाँ पर है
और एक्चुअल यहाँ पर है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। डायग्राम बना लीजिए, एक्सप्लेनेशन उसी आधार पर होगा। अब हम आते हैं इसको रब करें। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम। चलो वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना करो, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment in the economy, that is AD is greater than AS corresponding to full employment, or when actual level of aggregate demand is more than required or planned level of aggregate demand to maintain full employment. ठीक है? Inflationary gap refers to the situation of excess demand. It is equal to the difference between AD beyond full employment. AD is at full employment equilibrium. Observation. In the diagram figure 3, at a point E, AD is equal to S. Figure 3 कहाँ है? Figure 3 ऊपर है क्या? ओके ओके ओके, ये वाले फिगर की बात हो रही है शायद। फिगर 3 लिखा नहीं है, फिगर 3। ओके ओके, अभी हम देखते हैं एडी। चलो इस फिगर की बात हो रही होगी, एडी इज ग्रेटर देन एस। ओके ओके, चलिए इस मतलब फिगर के साथ पढ़ना बेटा, हमेशा फिगर के साथ पढ़ना तो आसान होगा। समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हैं? एडी इज इक्वल टू एस, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेज AD1, then there is a excess demand in the economy. AD is greater than AS. The difference between AD and AD0 is the inflationary gap. ठीक है? AD1 और AD0 देख लो, अगर पिक्चर की नोट्स दूंगा ना तो देखना AD और AD0। ठीक है, ये इसी फिगर की बात हो रही है। ठीक है, AD है ना, AD देखो, AD0 करेक्ट ना? एक्सेस डिमांड, समझ में आई बात? यस सर। फिगर 3 है ये। ओके ओके, बोल बेटा। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, यस सर। ओके, कोई लिंक तो नहीं आया ना? नो सर, अभी तक। The difference between AD and AD0 is inflationary gap. Inflationary gap or excess demand measured full employment output. Actual AD is greater than required AD. ठीक है, actual AD मतलब AD1। actual AD का मतलब क्या हुआ? AD1। देख लो, इस फिगर से ही रिलेट कर रहा हूँ आपको। देख लो ना, actual AD1। ठीक है, desired was AD0। ठीक है, इसलिए कि नोट्स आपके पास रहेगा तो आपको समझने में आसान। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ। ओके ओके, AD1 ठीक है ना, AD1 इज ग्रेटर देन AD0, करेक्ट ना? ठीक है, AD FM माइनस EM, F ये है, M यहाँ है, FM माइनस EM यहाँ है। ठीक है, दैट इज द, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस पॉइंट की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, E1 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बट कॉरस्पॉन्डिंग टू ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। E1 ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फिगर से AD0 इज द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज। AD1 इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एट बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज, OM1। ये सब बता चुके हैं बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रीडिंग कर रहा हूँ बस। ठीक है, फिगर के साथ रिलेट कर रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है? इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एज देयर इज अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, thus there is a full employment. Hence excess demand does not lead to any increase in the level of employment. समझ में आ गई बात? ठीक है, why over full employment level पर, why over full employment level cannot generate more employment? That is the answer for this question. ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही बात? बोलो भाई। यस सर। बोलो बच्चों। Impact on output. Since the resources have already been utilized to the full, thus
डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन द आउटपुट। ठीक है, प्राइसेस, यहाँ इम्पैक्ट दिखाई देगा आपको एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। प्राइसेस टेंड टू, क्या बेटा? सर आपकी बोलिए। वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। जाता है। ओके, अब ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले भी चर्चा कर दिए हैं लेकिन फिर भी देख लो। यस सर। का असर होगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखो, दिस इज द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये लेवल है, तो क्या है, देयर इज अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड होगा, डज नॉट लीड एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सेस डिमांड मतलब ओवर, ठीक, यहां पर होगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये यहां पर होगा, तो क्या होगा, डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, सिंस द रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड टू द फुल, द डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द आउटपुट, आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं करेगा। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, ये आपको है, सब कुछ करना है वैसे तो। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट चेंज, so ultimate pressure is on prices. Prices stay rise as competition among buyers will push the prices up. Sorry, समझ में आई बात? ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, एक्सेस डिमांड के केस में, इन्फ्लेशनरी गैप के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, क्या पड़ेगा, केवल प्राइस राइज होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। बोलो भाई। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक तो नहीं बेटा, सर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला बन जाएगा ना सर इसमें? सर इसमें डिफ्लेशनरी गैप में सर अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला हाँ, बन जाएगा ये ना? डिफरेंट डिमांड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला केस होगा। हाँ यस, देखो लिखा ना कुछ, देखो एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? तीनों एक ही चीज है, आंसर एक ही होगा। सर आपकी ठीक वॉइस है, फिर से ब्रेक हो रही है सर। चलो इसके रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ बेटा, परेशान मत हो। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा मेरी बात, कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिफ्लेशनरी गैप, डिफिशिएंट डिमांड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये तीनों एक ही केस से एक ही आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है ना, ये सब एक ही क्वेश्चन। ओके, deficient demand refers to the situation when aggregate demand is short of aggregate supply corresponding to the full employment in the economy, that is AD is less than AS corresponding to the full employment. अभी डायग्राम में भी देखेंगे हम, when actual demand is less than required oblique planned AD to maintain full employment, deflationary gap refers to the situation of deficient demand. It is a shortfall in the aggregate demand from the level of required to maintain full employment equilibrium in the economy. आपका ऑब्जर्वेशन फिगर 4 में, फिगर 4 देख लीजिए, ध्यान से देखिए फिगर। ठीक है, AD 0 मतलब क्या, ये डिजायर्ड है, प्लान्ड है, एक्चुअल ये है, एक्सपोज्ड ये है। समझ में आई बात? सब डिजायर्ड से, प्लान्ड से एक्चुअल कम हो जाता है तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ आप एक्सेस डिमांड वाला एक बार फिर डायग्राम देखेंगे, डिजायर्ड ये है और उससे एक्चुअल एक्सपोज ज्यादा होता है तो एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशनरी गैप। फिर एक बार देखेंगे नीचे, डिजायर्ड प्लान्ड ये है, उससे एक्चुअल एक्सपोज्ड कम हो गया, डिफिशिएंट डिमांड। याद हो गया? याद हो गया? समझ में आई बात?
यस सर, आ गई सर तो समझ भाई में। चिल्ड्रेन, ओके चलिए एट अ पॉइंट ई, डायग्राम देख लो, इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हमेशा डायग्राम से ई है फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके। If demand falls to 82 exposed, 82 exposed, fall हो गया, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट क्या है? एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है उसका मेजर, यही ऐप है, फ्लैश लिखता है। इन द E is point of equilibrium to sources, point E2 is also point of equilibrium but corresponding to underemployment equilibrium. नहीं बेटा, नो इशू, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो भाई चिल्ड्रेन, बच्चा पार्टी, यस सर। बोलो भाई, यस सर। okay. Okay, in the diagram, AD0 is the desired aggregate demand, AD0 that is desired plant ex ante, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, डिजायर्ड बोल देगा, प्लांट बोल देगा, एक्स एंटे बोल देगा, इसलिए तीनों शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। AD0 is the desired aggregate demand curve corresponding to full employment of resources, OM, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, OM, OM, okay। AD2 is the actual aggregate demand curve corresponding to the underemployment resources, OM2, यहां पर OM2, ठीक है। AD2 indicates deficient demand level in the economy when equilibrium is at point E2, equilibrium is point E2, implying underemployment of resources equal to MM2, MM2, ये इतना रिसोर्स, इतना underemployment हो गया, employment कम हो गया। इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इम्पैक्ट क्या होगा देख लो, एम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है बताओ, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बोलो भाई। एज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स इन द इकोनॉमी, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो डिक्रीजेस, देख लो ये देखो डिक्रीज हो रहा है ना, बोलो भाई डिक्रीज हुआ, ओके। Also decreases thereby causing unemployment in the economy, अच्छी स्थिति नहीं है। Impact on output due to fall in investment, employment in the economy, output also tends to fall, correct। Impact on prices, as there is excess supply in the economy, thus the prices tend to decrease, leading to deflation, which causes deflationary gap, समझ में आया बात। अब कैसे दूर करेंगे, ठीक है, ठीक है। डिफाइन फिजिकल पॉलिसी मेजर्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ये आप पहले भी देख चुके हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको आप देखो यहां पर पहले भी दिखा चुका हूं, एक्सेस डिमांड में क्या करेंगे, डिफिशिएंट डिमांड में क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं स्वच्छ भारत अभियान थोड़ा कर देता हूं तो आपको और क्लियर होगा, देखो है ना, ये दिखाया था ना यहाँ पर, यस सर, ठीक है। और मनी एंड बैंकिंग वाले लेसन से रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ोगे और मजा आएगा, इसलिए जो पहले पढ़ा हुआ है सब काम आएगा, ठीक है। देख लो ना, क्वेश्चन ऐसे उठ के आएगा, रिलेट करके पढ़ो, पूरा रिलेट करके पढ़ोगे, बजट को भी ध्यान रखो, इसको भी ध्यान रखो, सब ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस डिमांड के फिजिकल मेजर्स क्या करेंगे, वही आपका टैक्सेशन वगैरह का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो सब हमारा फिजिकल मेजर्स में आ जाता है, ठीक है। और जो आरबीआई करती है वो मॉनेटरी मेजर्स में आता है, इसका ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है सर। समझ में आई बात सर नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई सर। चलो थैंक यू, थैंक यू, मुझे बहुत तेज ठंडक लग रही थी, मुझे बहुत तेज ठंडक लग रही थी, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। पहली बार में, ओके।